जायंट गोट मड हाउस। सवेरे सवेरे बिरजू बिना खाने का डब्बा लिए खेत में जाता है। उस डब्बे को देखकर घर में उसकी बीवी सुमन बहुत ही परेशान हो जाती है। आज फिर से भूल गए खाने का डब्बा ले जाना, पर ये भी क्या करे, परेशानी ही ऐसी होती है कि वो सब भूल जाते हैं। पता नहीं कब हमारे परेशानी के दिन गुजरेंगे। सुमन ऐसे कहकर परेशान होने लगती है कि तब उसकी बेटी मीनू आकर कहती है, माँ आप परेशान मत हो, मैं ये खाने का डब्बा लेकर जाती हूँ खेत में। मीनू खाने का डब्बा लेकर खेत की तरफ जाती है। उसे बीच रास्ते में एक बेचारी बकरी दिखाई देती है। उसे देखकर मीनू को बकरी की बहुत दया आती है। वो उसके पास जाकर उसे सहलाने लगती है और कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो? लगता है तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना खाओगी? मीनू उस बकरी को अपने पिताजी का खाने का डब्बा खाने के लिए देती है। वो बकरी सच में बहुत दिनों से भूखी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी से सारा खाना खत्म कर देती है। तब मीनू कहती है, अरे बाप रे, तुम कितने दिनों से भूखी थी बकरी? खाना खा के अब अच्छा लग रहा है ना? पर अब मेरे पिताजी को खाने में कुछ नहीं रहा, मैं क्या करूं? मीनू खाली डब्बा लेकर खेत जाती है। वो बकरी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तब मीनू कहती है, अरे बकरी, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ ना यहाँ से, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ यहाँ से, चलो भागो। पर बकरी थी कि मीनू की बात नहीं सुनती और वो उसके पीछे पीछे खेत तक चली जाती है। खेत में जाते ही मीनू सारी बात अपने पिताजी को बता देती है। तब बिरजू कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, भूखी बकरी को तो मिला ना। तुमने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया बेटा, और इसीलिए शायद ये तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। चलो अब जल्दी घर चलते हैं। वो बकरी भी उनके पीछे पीछे घर तक आती है। बकरी को देखकर सुमन कहती है, अरे ये किसकी बकरी ले आए आप लोग? अरे पता नहीं ये किसकी है, पर घर तक आई है तो रहने दो। जब इसका मालिक इसे ढूंढते हुए आएगा तो हम इसे उसे वापस कर देंगे। सुमन उस बकरी को अच्छे से देखने लगती है। बकरी के पैर पर उसे जख्म दिखाई देती है। सुमन बकरी को हाथ लगाकर देखती है और कहती है, सुनिए जी, इसके पैर पर तो चोट आई है और लगता है कि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। उस दिन से वो तीनों भी उस बकरी का अच्छे से ख्याल रखना शुरू करते हैं। सुमन उसके पैर पर मरहम लगाती है, समय समय से खाना और पानी देती है। बिरजू तो खेत से आते वक्त उसके लिए हरी हरी घास भी लाया करता है और मीनू उसके साथ दिन भर खेलती रहती थी। अब वो बकरी उनके घर का एक हिस्सा बन गई थी। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। एक बार बिरजू खेत से परेशान होकर घर आता है और सुमन से कहता है, अरे सुमन, हमारी सारी फसल को कीड़ लग गई है, अब तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब क्या करें? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कीड़े मारने वाली दवा खरीदे। दिन रात खेत में मेहनत करते हो आप, पर कुछ भी हासिल नहीं होता हमें खेत से, सब बर्बाद हो जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सुमन, जमींदार भी पुराना कर्जा चुकाए बिना नया कर्जा देगा ही नहीं। वो दोनों अपनी हालत के लिए बड़े दुखी हो जाते हैं। उनका दुख देखकर वो बकरी एकदम से विशाल बन जाती है और कहती है, दुखी मत हो, मैं एक मायावी बकरी हूँ, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बकरी तीनों को लेकर खेत में जाती है। बकरी अपनी जादू से सारी कीड़ को मार देती है। बिरजू की फसल फिर से लहराने लगती है। तब बिरजू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मायावी बकरी, पर तुम रहती कहाँ हो? तब बकरी और वो तीनों जादू से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक मिट्टी का बकरी का घर बना हुआ था। उसे देखते हुए बकरी कहती है, मैं यहाँ रहती हूँ, इस घर में ढेर सारा खजाना है, तुम्हें जो चाहिए और जितना चाहिए वो ले सकते हो। बिरजू उस मिट्टी से बने बकरी के घर में जाता है, जहाँ पर सोना ही सोना रहता है।
पर बिरजू अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही वहाँ से सोना लेता है। तब बकरी बिरजू पर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बिरजू तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। आप खुद परेशानी में होकर भी मेरी दिन रात सेवा की और अब बिना लालच किए अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सोना लिया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अब जब भी तुम्हें कोई परेशानी आए तो तुम यहाँ चले आना। बिरजू घर आते ही जमींदार का सारा कर्जा उतार देता है। उस दिन के बाद से फसल भी अच्छी आने लगती है। उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अब वो तीनों खुशी खुशी रहकर गरीब लोगों की भी मदद करने लगते हैं। नीति: हमें हमेशा प्राणी मात्रा पर दया करनी चाहिए और हमें ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। जायंट चिकन। बालापुर नाम के गांव में शालिक नाम का एक किसान रहता था। उसे 2 बेटे थे। बड़ा बेटा नीलेश खेती बाड़ी करता और छोटा बेटा उमेश शहर में गैरेज में काम करता। उमेश हमेशा संडे को गांव में अपने माँ बाबूजी और भाई को मिलने आता। एक दिन की बात है, नीलेश सवेरे सवेरे खेत में काम कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। नीलेश, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये कौन है जो इतनी बड़ी आवाज में बात कर रहा है? नीलेश ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि एक बड़ा सा जायंट मुर्गा उसके सामने खड़ा है। वो बहुत डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद वो होश में आता है। तब वो अपने भाई को देखता है और साथ में ही बड़ा मुर्गा भी रहता है। अरे उमेश, ये सब क्या है? इस मुर्गे को देखकर तो मेरी हवा ही निकल गई। मैं कितना डर गया था पता है? अरे क्या भाई, इतने बड़े हो गए फिर भी डरते हो? कहाँ से लेकर आए इतना बड़ा मुर्गा? अरे भाई, यह मुर्गा दरअसल सर्कस की एक मुर्गा गाड़ी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से इसे ठीक करने के लिए हमारे गैरेज में लाया गया। वैसे तो यह रिपेयर हो गया, सोचा आपकी थोड़ी फिरके ही ले लूं। अरे वाह बेटा, अपने बड़े भाई की फिरकी लेगा। दोनों हंसते हैं और थोड़ी देर में नीलेश सोचकर कहता है, अरे उमेश, तू बहुत ही अच्छे समय पर गांव में आया है। जैसे तूने मेरी हवा निकाली, ठीक वैसे ही एक आदमी की हवा निकालनी है हमें। कौन है भाई और क्यों उसकी हवा निकालनी है? उमेश, हमारे गांव का जो जमींदार है वो मजबूर किसानों का फायदा उठा रहा है। उन्हें ज्यादा ब्याज पर कर्जा देता है और जब किसान उस कर्जे को वापस नहीं दे पाते तो वो उनकी जमीन हड़प रहा है। अच्छा, फिर तो उसकी हवा निकालनी जरूरी है भाई। नीलेश और उमेश मिलकर एक प्लान करते हैं। प्लान के हिसाब से उमेश शाम को जमींदार के घर जायंट मुर्गा बनकर जाता है और उसको डराता है। अरे ओ जमींदार, निकल घर से बाहर, देख कौन आया है तेरे द्वार। अबे कौन है बे जो शाम को मुझे परेशान करने आया है? जमींदार जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसके सामने बड़ा जायंट मुर्गा देखता है। वो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या मुसीबत है? इतना बड़ा मुर्गा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों यहाँ आया है? ठीक कहा जमींदार, मैं एक मुसीबत ही हूँ जो तेरा काल बनकर आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। जमींदार अंदर जाकर अनाज की बोरियां लेकर आता है और जायंट मुर्गे के सामने रख देता है। जायंट मुर्गा भी पूरा अनाज अपने पेट के अंदर डाल देता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। वो कहता है, अरे क्या जमींदार, तेरे इस अनाज से तो मेरी भूख ही नहीं मिटी। तो फिर और क्या चाहिए? मेरी भूख कागज से मिटती है। तेरे घर में जितने भी कागज है वो सब कागज मेरे सामने लाकर रखो। जमींदार डर के मारे घर के अंदर जाता है और उसके पास जितने भी कागज होते हैं वो सब जायंट मुर्गे को ला कर देता है, लेकिन फिर भी मुर्गे की भूख नहीं मिटती। अरे जमींदार, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम्हारी तिजोरी के अंदर जो कागज है मुझे वो भी चाहिए, उसे भी लेकर आ, वरना आज तेरी मौत निश्चित है। जमींदार फिर से डर के मारे घर के अंदर जाता है और उसके पास किसानों के जमीन के जो कागज होते हैं वो जायंट मुर्गे के सामने लाकर रखता है। मुर्गा उसे अपने अंदर ले लेता है और वहां से चला जाता है। फिर उमेश घर जाकर सारे कागजात निकालता है और उनको वापस किसानों में बांट देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जमींदार गांव में सर्कस देखने जाता है।
और जैसे ही जमींदार वहां पर जायंट मुर्गा देखता है, अरे अरे ये तो मुर्गा सर्कस का है। अरे बाप रे, मैं तो लुट गया। ये तो सर्कस का मुर्गा है। अरे मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया। ऐसा कहकर जमींदार अपने सर पर हाथ रखता है। इधर नीलेश और उमेश उस पर जोरों से हंस पड़ते हैं।